अस्सलाम वालेकुम जी, आज की वीडियो में आप लोगों को खुश-आमदीद। आज की हमारी जो वीडियो है, इंटरनेशनल फाइनेंस के जो सब्जेक्ट में हम टॉपिक्स कर रहे थे, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन का, उसी के सिलसिले की ये एक तीसरी वीडियो है। तो हम लोग अपने काम की तरफ आते हैं। याद करें आप सेकंड वीडियो में जो हम लोगों ने एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेंट्स जो थे, उनकी बात शुरू की थी। हम लोगों ने जब ये चैप्टर शुरू किया था, उस चैप्टर में हम लोगों ने अपने 2 ऑब्जेक्टिव जो है वो उसमें डिसाइड किए थे, स्पेसिफाई किए थे। एक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो एक्सचेंज रेट में होने वाली चेंज है उसको मेजर कैसे किया जाएगा, और दूसरा उसमें ऑब्जेक्टिव था कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उस चेंज को जो है एक्सचेंज रेट की जो अप स्लाइड या डाउन स्लाइड को कॉज करेंगे, वो फैक्टर्स देखने थे। तो हम लोग फैक्टर्स कर रहे थे, और उस फैक्टर में जो पहला फैक्टर हम कर चुके थे जो हमारा था इन्फ्लेशन लेवल का, रिलेटिव इन्फ्लेशन लेवल का। आज जो हम फैक्टर करने जा रहे हैं वो हमारा सेकंड फैक्टर है, वो रिलेटिव इंटरेस्ट रेट का फैक्टर है। उसकी तरफ हम लोग आएंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल ये कि हम लोगों ने बात की थी कि एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम बनेगा, बैलेंस पॉइंट बनेगा। मार्केट में दोनों करेंसीज की डिमांड और दोनों करेंसीज की सप्लाई की बेस पर जो एक्सचेंज रेट सामने आएगा, उससे हम लोग हमारा बैलेंस एक्सचेंज रेट या इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, जो हमारे सामने यहाँ पर आ रहा है, जिसमें होम करेंसी यूएस डॉलर है, जिसमें 1.55 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 1 पाउंड स्टर्लिंग है। वेल, ये हमारे बैलेंस पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये तमाम फैक्टर्स को देखने के लिए इस्तेमाल हम आगे करने जा रहे हैं। हम इसमें ये देखते हैं कि ये जो बैलेंस पॉइंट है, ये पहले से एस्टेब्लिश हो तो फैक्टर में अगर कोई चेंज हो तो उस चेंज की बेस पर इस बैलेंस पॉइंट में क्या चेंज आती है। तो हम लोग यही चीज देख रहे हैं। तो उसमें अब जब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं तो ये रिलेटिव इन्फ्लेशन लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या था जी, ये वाला आज का हमारा काम है। ये देखेंगे कि रिलेटिव इंटरेस्ट रेट्स और बैलेंस पॉइंट, यानी कि ये जो है आर नॉट, एस नॉट, डी नॉट। यूएसए में जो होम कंट्री है, उसमें फॉरेन करेंसी यानी कि पाउंड स्टर्लिंग की जो सप्लाई कर्व है, फॉरेन करेंसी की सप्लाई कर्व, फॉरेन करेंसी की डिमांड कर्व, और ये आर नॉट एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर 1.55 इज इक्वल टू 1 पाउंड स्टर्लिंग। तो ये इसमें हमारा जो है वो बैलेंस पॉइंट है। अब इसमें ये बात होती है कि रिलेटिव इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से, यानी कि इस दूसरे फैक्टर के चेंज होने से इस बैलेंस पॉइंट पे क्या चेंज आएगी, तो ये हमारा जो है इसमें हमने काम करना है। इससे पहले कि हम लोग इस चेंज को देखें, हम लोग ये समझते हैं कि रिलेटिव इंटरेस्ट रेट से क्या मीनिंग है। ठीक है जी। क्लास इंटरेस्ट रेट नॉर्मली जो है वो दो तरह के समझे जाते हैं। एक होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और दूसरा होता है रियल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जो आपका बैंक नॉर्मली 1 साल के डिपॉजिट पे आपको रिटर्न देता है। और रियल इंटरेस्ट रेट वो होता है कि ऐसा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जिसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद फिर आप लोग जो है वो जो बचेगा वो रियल इंटरेस्ट रेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल बैंक्स 1 साल के डिपॉजिट पे तकरीबन कोई 9% के करीब दे रहे हैं। तो 9% इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। लेकिन जब हम देखेंगे कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कितनी, हम कहते हैं इन्फ्लेशन 8% है। तो इसका मतलब है कि 9% नॉमिनल रिटर्न मेरा, और उसमें से 1 साल का 8% जो है वो इन्फ्लेशन। तो बाकी जो मेरा रियल इंटरेस्ट रेट बचा वो 1% होगा। 1%। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहाँ पे जरा देखते हैं हम लोग। ये देखिएगा, ये इस मतलब relative high interest rate may actually reflect expectation of relatively high inflation, which discourages foreign investment. It is thus useful to consider real interest rate, which is adjust the nominal interest rate for inflation. ये क्या है जी, इसको real relative interest rate की तरफ जाने से पहले रियल इंटरेस्ट रेट देखेंगे। रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। तो इसको हम लोग फिशर इफेक्ट भी कहते हैं। और ये तो आपको आइडिया हो गया कि रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, यानी कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से जब इन्फ्लेशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट बचेगा इन्फ्लेशन को काउंट फॉर करने के बाद, वो रियल इंटरेस्ट रेट होगा। अब बात हम करते हैं, हम रिलेटिव इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। रिलेटिव इंटरेस्ट रेट अगेन ये वो टर्म है जो इन रिलेशन टू सम अनदर यूज की जाती है। अब इसका मतलब ये देखिएगा कि हम कहते हैं जी कि यूएसए में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा और यूके में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा। दोनों मुल्कों की बात हम कर रहे हैं, दोनों में इंटरेस्ट रेट बढ़ा। जब दोनों में इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो हमें ये देखना है कि रिलेटिवली किस में इंक्रीज हुआ है। अब आप देखते हैं कि यूएसए में लेट से बढ़ा है 1.5% और यूके में बढ़ा है इंटरेस्ट रेट 1%। तो इसका मतलब है हम ये कहेंगे कि रिलेटिव इंटरेस्ट रेट 0.5% ज्यादा इंक्रीज हुआ है यूएसए में। ये रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है।
कि यूएसए में जो इंटरेस्ट रेट है वो यूके की निस्बत 0.5% ज्यादा बढ़ा है। बढ़ा दोनों में है, एक में जो है वो 1.5% इंक्रीज हुआ है यूएसए में, और जो यूके में है उसमें 1% इंक्रीज हुआ। तो यूएसए में रिलेटिवली 1% ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो हम इसे कहते हैं रिलेटिव इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज होना। और फिर अगेन इंटरेस्ट रेट कौन सा लेना है, रियल इंटरेस्ट रेट लेना है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इस सिलसिले में नहीं लेना। अच्छा जी, अब देखिए कि इस चीज का इम्पैक्ट इस पे क्या होगा, इस बैलेंस पॉइंट पे क्या होगा। यूएसए के लोग यूएसए में जब रह रहे हैं, यूएसए में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, यूएसए की जो करेंसी है डॉलर, डॉलर डिनोमिनेटेड करेंसी में जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। ओके, यूके डिनोमिनेटेड करेंसी में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है जितना यूएसए डिनोमिनेटेड करेंसी में बढ़ा है। ओके, ये भी क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो यूएसए के होम कंट्री के लोग हैं वो प्रिफर करेंगे अपने कंट्री की करेंसी में डिपॉजिट बैंक में रखना, क्यों, क्योंकि उसमें उनको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। यूएसए डिनोमिनेटेड जो बैंक अकाउंट्स है, बैंक डिपॉजिट्स है, उनमें ज्यादा रिटर्न है, तो वो प्रिफर करेंगे अपनी करेंसी में अमाउंट को रखने में। बिल्कुल, ये भी ठीक हो गया। और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा वो ये हम ये देखते हैं। यूएसए में जब रिलेटिव इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो उसका इम्पैक्ट ये होगा, यूएसए डिमांड फॉर ब्रिटिश बैंक डिपॉजिट भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पाउंड स्टर्लिंग की डिमांड यूएसए में वो भी कम हो जाएगी। वो क्यों कम होगी, क्योंकि पाउंड स्टर्लिंग में इंटरेस्ट रेट जो है रिलेटिवली कम है इन यूएसए की निस्बत। तो लोग यूएसए जो लोग हैं वो ब्रिटिश बैंक डिपॉजिट को जो है वो प्रिफर कम करेंगे, अपने जो करेंसी डिनोमिनेटेड बैंक डिपॉजिट को प्रिफर करेंगे और फिर अपनी करेंसी में वो रखने में ज्यादा तरजीह देंगे। तो ये डिमांड साइड पे इम्पैक्ट आया और डी नॉट से D1 नई डिमांड कर्व बन गई है। उसके बाद इसका सप्लाई साइड का इम्पैक्ट देखें। जो ब्रिटिश डिजायर फॉर यूएसए बैंक डिपॉजिट है वो बढ़ जाएगी, जिससे पाउंड स्टर्लिंग की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। यानी कि जो यूके के लोग हैं वो प्रिफर करेंगे यूके में रहते हुए या किसी और वे में जो है वो यूएसए डिनोमिनेटेड जो बैंक डिपॉजिट्स हैं, टर्म डिपॉजिट्स हैं, उनमें रकम रखने में प्रिफर करेंगे। और जब उसमें प्रीफर करेंगे तो उनकी जो करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। उसकी जब सप्लाई बढ़ेगी तो नई सप्लाई कर्व एस नॉट से, ये एस नॉट से नई सप्लाई कर्व S1, ये सप्लाई कर्व हमारी बन जाएगी, और जिससे नया एक्सचेंज रेट आ गया जो R1 बना, R नॉट से R1 बन गया। अब इसमें देखिएगा कि कौन फेवरेबल में है। फेवरेबल में हमारी होम करेंसी है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, और दूसरी तरफ जो दूसरी करेंसी फॉरेन करेंसी उसकी सप्लाई बढ़ रही है। तो दोनों सूरतों में जो फॉरेन करेंसी है उस पर थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हुआ, और होम करेंसी बड़ी फेवरेबल रही, उसकी डिमांड बढ़ी, क्योंकि उसमें जो है उसकी डिनोमिनेटेड जो बैंक डिपॉजिट्स हैं, टर्म डिपॉजिट्स है, उसमें जो रिटर्न रेट है वो अच्छा हो गया, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई है। और अभी जब जिस करेंसी पे प्रेशर बढ़ रहा है तो वो अपना वैल्यू को लूज कर रही होती है, जिसकी डिमांड बढ़ रही होती है जिस करेंसी की, वो अपनी वैल्यू को अप कर रही होती है, स्लाइड्स अप कर रही होती है। तो इसका मतलब है कि यूएसए की जो करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिएगा यहाँ पे भी जो आर नॉट से R1 जो बनेगा प्लस वो हमारा यहाँ पे जो रेट आ जाएगा वो 1.55 यूएस डॉलर से जो है वो नीचे की तरफ आकर 1.50 यूएस डॉलर एक पाउंड स्टर्लिंग को फेच करेगा। इसका मतलब ये है कि यूएस डॉलर की वैल्यू में इजाफा हो गया। यानी कि पहले वाले सीन में जो प्री रिलेटिव इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट देखने वाला जो सीन था, प्री जो रिलेटिव इंटरेस्ट रेट सीन था, उसमें जो एक यूएस डॉलर 1.55 लगते थे और एक पाउंड स्टर्लिंग मिलता था। और अब पोस्ट रिलेटिव इंटरेस्ट रेट जो सिनेरियो है उसमें $1.5 लगेंगे और आपको एक पाउंड स्टर्लिंग मिलेगा। इसका मतलब है कि यूएसए की जो करेंसी है वो अप्रिशिएट कर गई, वो अप्रिशिएट कर गई। अगर मैं इसको सिंपली अगर मैं इसको सम अप करूं तो मैं इसको ऐसे सम अप कर सकता हूं कि जब किसी कंट्री में रिलेटिव इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो उसकी करेंसी अप्रिशिएट कर जाएगी। आई रिपीट, जब किसी कंट्री में रिलेटिव इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा उसकी करेंसी अप्रिशिएट कर जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा रिकॉल करें, पाकिस्तान जब आईएमएफ के पैकेज में गया, आईएमएफ के जो प्रोग्राम है हमारा, उसमें जब हम लोग गए, उससे हमें जो है फाइनेंसिंग की हमारी अरेंजमेंट हुई और हमारे उससे एग्रीमेंट हो गए। तो उनकी जो डिमांड थी, उनकी डिमांड ये थी कि एक्सचेंज रेट को आपने ओपन छोड़ना है। जब एक्सचेंज रेट को ओपन छोड़ा तो हमारा जो है वो डॉलर जो है वो बढ़ गया, उसकी डिमांड में इजाफा हो गया।
जिसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन हुई, इम्पोर्टेड चीज़ें महँगी हो गई, इम्पोर्टेड चीज़ें महँगी होने से मुल्क में इन्फ्लेशन हो गया। आईएमएफ से दूसरी ये भी हमारी जो कमिटमेंट है कि हम जो इंटरेस्ट रेट रखेंगे, वो भी मार्केट बेस होगा। मार्केट बेस का मतलब है कि रियल इंटरेस्ट रेट प्लस में होगा। जिसका मतलब ये है कि जितना इन्फ्लेशन होगा उससे ज़्यादा हम लोग जो है इंटरेस्ट रेट रखेंगे। अगर इन्फ्लेशन 8% है तो इंटरेस्ट रेट 9% होगा। इन्फ्लेशन 12% है तो हमारा इंटरेस्ट रेट 12% से ज़्यादा होगा। तो ये भी हमारी जो है उनके साथ जो है बातचीत है। अब इस बातचीत में देखेंगे कि पाकिस्तान में अगर इन्फ्लेशन जो है बढ़ी थी, इसी तरह से आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने से, तो उसकी वजह से जब इन्फ्लेशन बढ़ी तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया। और इंटरेस्ट रेट इसी वजह से पाकिस्तान में जो पॉलिसी रेट है पिछले दिनों 13.25% पे था। ठीक हो गया? 13.25% पे अच्छा खासा उसमें इंक्रीज़ देखने में आया था। अब तो ख़ैर कम होकर 9% पे आ गया, लेकिन 13.25% पे आया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उससे पहले वो कम था, जब कम से ज़्यादा हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी जो जो हमारे लिए पाकिस्तान के लिए एक अलहदा सिनेरियो में, ये वाला जो बुक वाला सिनेरियो है, ये वाला सिनेरियो है, ये वाला नहीं, एक अलहदा सिनेरियो की बात कर रहे हैं। उसमें जो अगर हमारी होम करेंसी रुपया हो और फ़ॉरेन करेंसी हमारे लिए यूएस डॉलर हो, तो उस सिनेरियो में हम देखेंगे कि रुपए डिनोमिनेटेड डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। यानी कि ऐसे भी था कि बैंक्स 14% भी दे रहे थे, ये जब 13.25 हमारा पॉलिसी रेट था। तो ये सूरत-ए-हाल भी उसमें बनी थी। तो यहाँ पे जी, तो जब ये सूरत-ए-हाल बनी थी तो इसकी वजह से फिर एक सूरत-ए-हाल ये डेवलप हुई थी कि जब रुपया में डिनोमिनेटेड में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो उससे हाँ, जो है हमारी करेंसी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई और उसकी वजह से कोई $4 बिलियन से ज़्यादा यूएस डॉलर जो है उनकी सप्लाई बढ़ी और पाकिस्तान में रुपए की डिमांड में इज़ाफ़ा हुआ और ये टी बिल्स में सेंट्रल बैंक के पास उसमें इन्वेस्टमेंट में देखने में आई। जैसे बिल्कुल यही जैसे ये केस बताया गया रियल इंटरेस्ट रेट का, रिलेटिव इंटरेस्ट रेट का, ये वाली सूरत-ए-हाल पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिनों बनी कि जब पीकेआर में जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गया, तो जब रिलेटिव इंटरेस्ट रेट रुपए में बढ़ गया तो रुपए की डिमांड बढ़ गई और रुपए में ज़्यादा डिपॉजिट्स आए और फॉरेन करेंसी पे ज़्यादा सप्लाई आई, जिसकी वजह से हमारा जो है रुपया स्ट्रॉन्ग भी हुआ और थोड़ा-सा उसने गेन भी किया, स्लाइड्स अप भी हुआ। अब आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक